हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली उनके टेक्निकल्स देखने वाला हूं। एंड अगर आप एंट्री करने का सोच रहे हैं तो किस प्राइस पे एंट्री करने से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले मार्केट्स को देखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उससे पहले वो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं एक दो अलग अलग फोरम्स पे जाके फाइट इट आउट कर रहा हूँ डीमार्ट को लेकर। पर्सनली मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे। आप लोग सोच रहे होंगे या जो लोगों ने देखा होगा कि आप मैं क्यों ऐसे फ़ाइट कर रहा हूँ। देखिए, मैं लॉजिक से फ़ाइट कर रहा हूँ। मेरा दो गोल्स है। एक तो ये कि आप मुझे लॉजिक से काउंटर करिए। मेरा ओपिनियन सही है गलत है वो मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि एटलीस्ट मैं लोगों को सोचने के लिए कुछ दे रहा हूँ। किसी भी स्टॉक में ब्लाइंड फेथ करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो डीमार्ट हो, एचडीएफसी हो, रिलायंस हो या कोई भी स्टॉक हो। एटलीस्ट आप स्टडी करें एंड ये देखें कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं, हेडविंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, वर्धमान टेक्सटाइल्स का। मैंने वो स्टॉक बहुत अच्छे से स्टडी किया। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट अच्छी थी, फंडामेंटल्स अच्छे थे। बट कहीं ना कहीं एक फैक्टर मिस हो गया जिसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा बिटिंग ली है। वो फैक्टर था कॉटन प्राइसेस। कॉटन रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल यूज़ होता है वर्धमान टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स में, जो भी ये टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड कॉटन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भाग रहे थे। तो ये फैक्टर मिस करने की वजह से ये वर्धमान टेक्सटाइल में मुझे भी लॉस हुआ। तो यही फैक्टर है कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके दोबारा ऐसी गलतियां ना करें, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी एज ऑफ नाउ जैसे कॉटन प्राइसेस काफ़ी कूल डाउन हो गए हैं, तो अब इस पॉइंट पे एंट्री लेना वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनीज में काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनके मार्जिन पे नेगेटिव असर नहीं होगा। और दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट गोल है, भैया आप सब जानते हैं मेरा चैनल न्यू है। मैंने 25 दिसंबर को स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। एज लॉन्ग एज लोग आकर मेरा चैनल विजिट करते हैं, कंटेंट देखते हैं, उसके बाद कंटेंट क्वालिटी के ऊपर है। अगर कंटेंट क्वालिटी अच्छी है तो उसके बाद वो लोग डिसाइड कर सकते हैं सब्सक्राइब करना है या नहीं, वीडियो देखना है या नहीं। वो टोटली चलता है। बट एज लॉन्ग एज भैया प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। तो मेरा दोनों गोल्स मीट हो जा रहा है। जो लोग मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे वो मेरा काम आसान कर दे रहे हैं। बट समहाउ ऐसा ही है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली समझदार को इशारा काफ़ी होता है। बट पॉलिटिक्स में जो पर्सनल अटैक करते हैं उनका 99% टाइम्स नुकसान होता है। जिनके ऊपर पर्सनल अटैक्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है। तो आप समझ जाइए। चलिए मार्केट्स देखते हैं। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी अच्छा था, 1.67 का था। FIIs की सेलिंग अगेन 2150 करोड़ के आसपास है नेट में सेलिंग। DIIs 1688 करोड़ की बाइंग की है। ओवरऑल मार्केट्स आज काफ़ी अच्छे थे। 0.53% अप था निफ्टी 50। मिड कैप 100 0.69% अप था। स्मॉल कैप 100 0.64% अप था। इंडिया का विक्स जो है वो 20.97 पे है, काफ़ी कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है। बट क्योंकि अब जुलाई स्टार्ट हो गई है तो अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली अब जैसे जैसे कंपनीज़ की अर्निंग्स आएंगी, एक्सपेक्टेड ये है कि मार्जिन्स पे असर होगा। बट समहाउ अगर मार्जिन्स पे ज़्यादा असर होता है कंपनीज़ के, तो फिर क्या होगा कि अर्निंग्स जैसे जैसे डिक्लाइन होंगी, ओवरऑल पी रेशियो बढ़ेगा। तो इसी वजह से इस वैल्यूएशन पे भी मार्केट एकदम रैली करने को तैयार इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्निंग्स डाउनग्रेड एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी कैसी अर्निंग्स रहती है। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो एटलीस्ट किसी भी कंपनी में अभी एंट्री मत लीजिए जब तक उसकी अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं आ जाती। यहाँ रिस्क बढ़ जाता है ऑब्वियसली। अगर अर्निंग्स अच्छी आती है तो अगर आप पहले एंट्री ले लेते हैं तो रिटर्न्स का पोटेंशियल भी ज़्यादा है, बट अगेन रिस्क भी ज़्यादा है। एज रिटेल इन्वेस्टर्स सेफर साइड तो यही होता है कि आप एक बार रिजल्ट्स का वेट कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए क्या करना है। क्योंकि स्पेसिफिकली जो ये वाला लास्ट क्वार्टर रहा है इसमें रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस काफ़ी हाई थे, तो समहाउ मार्जिन्स पे काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने आते हैं ग्लोबल मार्केट्स या डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और देखिए, अगर आपको मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे US डॉलर इंडेक्स, US गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड है, कमोडिटी प्राइसेस, US स्टॉक मार्केट एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं। ये लिंकेजेस आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इंडियन मार्केट्स में सिर्फ इंडियन मार्केट या इंडियन इकॉनमी को स्टडी करने से नहीं होगा। US इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने भी यही सोचा, या बहुत गुस्सा भी आता है कि कई बार ऐसा क्या है US में कि हम लोग को बार बार
ये सिर्फ यूएस की तरफ देखना पड़ता है, बट समहाउ फैक्ट तो यही है। एंड इनफैक्ट यूएस जो स्टॉक मार्केट्स है उनकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर टू द होल वर्ल्ड, जहाँ सारे स्टॉक मार्केट आ जाते हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की 50% है, या 50% से थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो रहा है अलग अलग वेबसाइट्स में, अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेस में, बट ओवरऑल कंसेंसस यही है कि मोर देन 50% यूएस स्टॉक मार्केट्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन के। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस स्टॉक मार्केट। डॉलर इंडेक्स अपने देखते हैं 105 के थोड़ा सा नीचे है, तो ओवरऑल अभी कंफर्टेबल है। एज लॉन्ग एज 105 को क्रॉस नहीं करता तब तक ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा अगर 102 103 के पास आ जाए। आप देख रहे हैं ये फिर से राइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल सी बात है भाई, आप किसी भी करेंसी या किसी भी एसेट में तब इन्वेस्ट करना चाहोगे जब वो अप्रिशिएट हो रहा हो। तो यूएस डॉलर को एक सेफ़ हेवन माना जाता है। तो जैसे जैसे सेंटिमेंट्स ख़राब होते हैं, जैसे उसमें यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगती है एंड यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगता है। सिंपल सी बात है, रिसेशन में आपने कॉमन सजेशन सुना होगा कि सेफर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो लेस वॉलेटाइल है, वहाँ रिस्क ज़्यादा है। ऐसे ही सिंपल सी बात है, यूएस डॉलर या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करो क्योंकि वो बहुत लार्ज है एंड वहाँ वॉलेटिलिटी कम है। एंड यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली 6 करेंसीज़ के अगेंस्ट में डॉलर की वैल्यू मेजर करता है, जिसमें यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एंड स्वीडिश करोना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स को रेगुलरली ट्रैक करना, अगर आपको ये जज करना है कि मार्केट्स कैसे परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्रूड ऑयल अपने देखते हैं वापस 110 क्रॉस कर चुका है। ये भी थोड़ा सा कम आना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं क्रूड ऑयल जब तक कम नहीं आएगा इन्फ्लेशन ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके बाद कॉपर प्राइसेस देखते हैं, यहाँ आपने देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिला है। एंड ट्रेडिंग वर्ल्ड में कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में इकॉनमीज़ कैसे परफॉर्म करने वाली हैं। एंड ये जो अभी इतना ज़्यादा डिप हुआ है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन को इंडिकेट कर रहा है। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए कि ओवरऑल कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम आ रहे हैं एंड स्लो डाउन हो रहा है, तो जिससे इन्फ्लेशन कम होगा। बट एट द सेम टाइम अगर स्लो डाउन या रिसेशन रिस्क होता है तो वहाँ नेगेटिव हो जाता है। बट पॉजिटिव ये है कि भाई हो सकता है कि यूएस फेड अब उतनी स्पीड से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना करे अगर ऐसे लगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की 10 ईयर यील्ड देखते हैं। यहाँ गुड न्यूज़ है कि काफ़ी ज़्यादा रिसेंट में डिप देखने को मिला है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड गिर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में कम होगा। कॉटन प्राइसेस में भी अच्छा खासा डिक्लाइन आया था, वो अगेन थोड़ा सा बेस बना के राइज़ करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है कॉटन का प्राइसेस भी, तो ये टेक्सटाइल कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद आते हैं पहले स्टॉक के ऊपर एचजी इंफ्रा। ये जो है अपनी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसके पास है अराउंड 115 के आसपास। यहाँ से इसको रिकवरी लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर रिकवरी 2-3 दिन के अंदर बनाता है स्टॉक, तो आप फिर एंट्री लेने का सोच सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। उसके बाद एसआरएफ भी आप देखेंगे कि अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, ये 2150 2180 के आसपास है। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो एंट्री लेना सही होगा, बट यहाँ से अगर डिप आ जाता है 2-3 दिनों के अंदर तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा पेन देखने को मिल सकती है स्टॉक में। उसके बाद फीएम इंडस्ट्रीज़, ये मैंने रिसेंटली ऐड किया है इन स्टॉक को लेकर। मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेसिफिकली कौन सी ईवी कंपनी सक्सेसफुल होगी ये नहीं पता, बट इतना कंफर्म है कि ये जो फीएम इंडस्ट्रीज़ है इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी आने वाली है ईवी इंडस्ट्री से। एंड इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलने वाला है, क्योंकि इसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बना लिए हैं एंड काफ़ी इनोवेशन कर रही है ईवी इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए। तो आज ही इसने ब्रेकआउट दिया है जो लास्ट टाइम का हाई था उससे। तो जस्ट इन केस अगर ये रीटेस्ट करने आता है अराउंड 1370 1380 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा बाइंग जोन होगा। उसके बाद एक और स्टॉक जो मैंने रिसेंटली एंटर किया है वो राजरत्न ग्लोबल वायर। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। ट्रेंड जो है इसका अच्छा खासा पॉजिटिव में है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। शॉर्ट टर्म में अप डाउन होता रहता है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड अपने देख रहे हैं लास्ट 1-2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैंने इसमें लिस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन लाइन बनाया है एंड उसके हिसाब से इसका जो एंट्री पॉइंट है वो अराउंड 680 के आसपास बहुत सही एंट्री पॉइंट होगा।
जस्ट इन केस अगर डिप करता है यहाँ से तो। एंड लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि ये जो भी मैंने डिस्कस किया है ये मैंने पर्सनल ओपिनियन बताया है, लर्निंग पर्पस के लिए बताया है, कैसे टेक्निकल स्टडी कर सकते हैं, कैसे ओवरऑल मार्केट स्टडी कर सकते हैं। एंड ये इसी को इस वीडियो को कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिएगा, आप लोग खुद अपनी स्टडी करिए। एंड प्लीज़ ये बाद में ये मत आकर बोलिए कि मैंने इस प्राइस पे लेने बोला या ये स्टॉक सजेस्ट किया तो मुझे लॉस हो गया। देखिए आपका पैसा है, आपका लॉस है, आप समझिए। मेरा काम है आपको अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देना, वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन देना जो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपका अपना कॉल है। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।